आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर क्रिकेट के मैदान से है। वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, जिस पर निगाहें सभी की हैं। रोहित शर्मा कप्तान, हार्दिक पांड्या उप कप्तान इसमें चुने गए हैं। ऋषभ पंत की टीम इंडिया में वापसी को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा हैं। शिवम दुबे और अक्षर पटेल को भी टीम में जगह दी गई है। साथ ही साथ गिल और रिंकू सिंह रिजर्व प्लेयर के तौर पर सामने आए हैं। जिस तरीके से टीम का चयन किया गया है उसको लेकर चर्चा काफी ज्यादा है। सवाल ये कि क्या बेहतर प्रदर्शन और संगठित तरीके से ये टीम आगे परफॉर्म भी उसी तरीके से मैदान में करेगी क्या? ऋषभ पंत जो कि लंबे वक्त से वापसी का इंतजार कर रहे थे, फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दे रहे थे। ऋषभ पंत जिस तरीके से एक्सीडेंट का शिकार हुए थे उसके बाद निगाहें थी कि T20 वर्ल्ड कप टीम में क्या फिर से शामिल होंगे, तो वापसी हो गई है। ऋषभ पंत के फैंस के लिए अच्छी खबर है। रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी निभाने वाले हैं। शिवम दुबे, अक्षर पटेल को भी टीम में जगह दी गई है। गिल और रिंकू को रखा गया है रिजर्व प्लेयर के तौर पर। यह फैसला कितना सही साबित होगा, किस तरीके से टीम का चयन है, कई बातों का ध्यान रखा गया है। रोहित शर्मा कप्तान और हार्दिक पांड्या को उप कप्तान की जिम्मेदारी यहां सौंपी गई है। बड़ी खबर T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई है। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का हो गया है ऐलान, और इस ऐलान पर निगाहें क्रिकेट के फैंस की खास तौर पर रही थी। वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। ऐलान होने के बाद नाम अब सामने आ गए हैं, तो जो क्रिकेट फैंस हैं अपने अपने फेवरेट प्लेयर पर उनकी निगाहें थी। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान अब सामने आ चुका है। बीसीसीआई ने अमेरिका और वेस्टइंडीज में 2 जून से शुरू हो रहे टूर्नामेंट के लिए रोहित शर्मा की कप्तानी में 15 मेंबर्स वाला स्क्वाड बनाया है। आईपीएल में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन और ऋषभ पंत को विकेट कीपर के तौर पर चुना गया है। पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की कैटेगरी में हार्दिक पांड्या के साथ साथ शिवम दुबे भी चुने गए हैं। शुभमन गिल और रिंकू सिंह मुख्य स्क्वाड में जगह वो नहीं बना पाए, ये ट्रैवलिंग रिजर्व का हिस्सा बनाए गए हैं। इसमें केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, रवि बिश्नोई, रविचंद्रन अश्विन को मौका नहीं दिया गया है। टीम में यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह शामिल हैं। टीम इंडिया पहला मुकाबला 5 जून को आयरलैंड के साथ खेलने वाली है। टीम का दूसरा मुकाबला 9 जून को पाकिस्तान, 12 जून को तीसरा मुकाबला अमेरिका और 15 जून को चौथा मुकाबला कनाडा से होगा। अब T20 के लिए T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है, चयन हो गया है। इन प्लेयर्स पर निगाहें सभी की थी। इस पर बात करने के लिए मनोज जोशी मेरे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। साथ ही उनकी भी निगाहें थी कि आखिर कब टीम का ऐलान होगा। तो टीम का ऐलान हो गया है मनोज जी, और अब एक बार फिर से रोहित शर्मा की कप्तानी में ही टीम परफॉर्म करने के लिए तैयार है। जी हाँ, बिल्कुल। और टीम बहुत ही बैलेंस टीम है, और अगर देखा जाए तो बल्लेबाजी अगर टीम की देखा जाए तो बहुत ताकतवर है, क्योंकि 7 में से जो 6 बल्लेबाज हैं उनका 147 से लेकर 173 का स्ट्राइक रेट है, जो पहले कभी किसी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में देखने को नहीं मिला। तो इससे आप काफ़ी पॉजिटिव की उम्मीद कर सकते हैं। और दूसरी पॉजिटिव चीज़ जो है इस टीम में ये है कि करंट फॉर्म से ज़्यादा क्लास को महत्व दिया गया है, कि किस खिलाड़ी में जो जैसी क्लास है उसके हिसाब से उसका चयन किया गया है। क्योंकि अगर आप करंट फॉर्म देखेंगे तो करंट फॉर्म ना सिराज की अच्छी है, ना अर्शदीप की अच्छी है, और तो और सूर्य कुमार यादव भी अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म से कोसों दूर हैं। रोहित शर्मा उतने कंसिस्टेंट नहीं हैं, लेकिन इन सभी खिलाड़ियों में क्लास है। तो ये 2 बातें मुझे पॉजिटिव लगी हैं इस टीम में। अच्छा, अभी चूंकि हम हर तरह की खबरें दर्शकों तक पहुंचाते हैं, शाहरुख खान की मैंने खबर पढ़ी और उन्होंने कहा ऋषभ पंत तो मेरे बेटे जैसे हैं। ऋषभ पंत की जब वापसी हुई है, ऋषभ पंत के खास तौर पर जो फैंस थे इंतजार कर रहे थे उनके बड़े तौर पर कमबैक का। ऋषभ पंत जो कि परफॉर्म तो अच्छा करते रहे, लेकिन एक्सीडेंट के बाद कई संशय लोगों के मन में थे कि क्या उस तरीके से वापसी हो पाएगी, क्या उस तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। क्या ये चयन बताता है कि ऋषभ पंत अब फिर से धमाल करने वाले हैं? देखो जी, उनके जज्बे को सलाम करने का मन करता है, क्योंकि वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपने दम पर मैच का नक्शा पलट सकता है, और वो काम उन्होंने कई बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किया है। और आईपीएल की मौजूदा फॉर्म अगर आप देखेंगे, क्योंकि उनके लिए फॉर्म इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि लंबे समय से वो बाहर थे। एक एक्सीडेंट दुर्घटना की वजह से वो काफ़ी समय तक क्रिकेट से भी दूर रहे थे। एनसीए में उन्होंने जब पूछा कि उन्हें कितना समय लगेगा, तो उन्हें कहा गया कि 18 महीने या हो सकता है इससे भी ज़्यादा। तो उन्होंने तभी से लक्ष्य तय कर लिया कि वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ज़रूर
आएंगे। और आईपीएल में जब ये कहा गया कि वो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर ही खेलेंगे या विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, खाली बल्लेबाजी करेंगे, उन्होंने तमाम तरह की इस तरह की अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने बल्लेबाजी भी की और धुआंधार बल्लेबाजी की, 3 उन्होंने शानदार हाफ सेंचुरी बनाई, 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट मेंटेन करके रखा और विकेट कीपिंग भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से की। जिस तरीके से अब तक की परफॉर्मेंस रही है, उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। रिजर्व प्लेयर्स को लेकर आप क्या कहेंगे? गिल और रिंकू सिंह रिजर्व प्लेयर के तौर पर ही रखे जाने चाहिए थे या फिर इसमें किसी और तरह की उम्मीद आपको थी? देखिए, थोड़ी देर पहले हमने पॉजिटिव्स की बात की है भारतीय टीम के, लेकिन नेगेटिव्स की अगर बात करें, नकारात्मक चीज़ों की बात करें, तो रिंकू सिंह का ना चुनना सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष रहा है इस टीम का, क्योंकि वो पिछले 2 साल से स्कीम ऑफ थिंग्स में थे भारतीय टीम की। अगर आप पिछले 2 साल में अगर आप उनका परफॉर्मेंस देखेंगे, खासकर डेथ ओवर की जो उनकी बल्लेबाजी है, पावर हिटिंग है, उसको देखेंगे तो उन्होंने जो है 236 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं 17वें से 20वें ओवर के बीच में। तो ये दर्शाता है कि ये खिलाड़ी जो है पावर हिटर जो रिंकू सिंह हैं, उनके जैसा भारतीय टीम में कोई नहीं है। जब सवाल है कि जब कोई नहीं है तो फिर उनको टीम में क्यों नहीं रखा गया? शायद इसलिए कि शिवम वर्मा जो है स्ट्रोक्स खेल रहे हैं, बड़े बड़े स्ट्रोक्स खेल रहे हैं, लेकिन वो भैया नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। नंबर 4 पर उनको T20 वर्ल्ड कप में नंबर 4 पर जगह मिलने वाली नहीं है। वो खेलेंगे तो नंबर 6 पे खेलेंगे, क्योंकि नंबर 4 पर हमारे पास दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मौजूद है, वो नंबर 4 पर खेलेंगे। ये नंबर 6 या नंबर 7 पर ही, और वो भी तब जबकि हार्दिक पांड्या उपलब्ध नहीं होंगे या इंजरी प्रोन उनका शरीर है, अगर वो आउट हो जाते हैं तभी शिवम दुबे को टीम में जगह मिल सकती है। और शिवम दुबे का जो आखिरी ओवरों का या जो 6ठे और 7वें नंबर का जो स्ट्राइक रेट है, बहुत ही डराने वाला है। एक मौके पर उन्होंने 6ठे नंबर पर जो है 104 का उनका स्ट्राइक रेट है कुल मिलाकर, और नंबर 7 पर उनका स्ट्राइक रेट 111 का है, जो आज के आधुनिक क्रिकेट के परिवेश में कहीं मेल नहीं खाता। तो शिवम दुबे को एक कवर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है, और वो भी हार्दिक पांड्या का। तो उनकी जगह पर अगर रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया जाता तो कहाँ 110 का स्ट्राइक रेट, 111 का स्ट्राइक रेट, और कहाँ 237 का स्ट्राइक रेट पावर प्ले में, क्षमा कीजिएगा डेथ ओवर्स में। मैं समझता हूँ बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। ये बहुत बड़ी भूल हुई है, मैं कहूँगा सिलेक्टर से। ये वो खिलाड़ी है रिंकू सिंह जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 गेंदों पर 31 रन की ये पारी खेलता है। यही खिलाड़ी इसी आईपीएल में 6 गेंदों पर 26 रन की पारी खेलता है। आखिर आधार क्या है इस बात का उनको बाहर करने का? मेरी तो समझ से बिल्कुल परे है। देखिए, चूंकि आप स्पोर्ट्स एडिटर भी हैं और आप खुलकर अपनी राय रख रहे हैं, जो कि अप्रिशिएबल भी है। जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव बताना है, जहां खामी रह गई है जो, या फिर जो आम व्यूअर के लिहाज से या फिर क्रिकेट फैंस के लिहाज से ठीक नहीं है, वो भी आप खुलकर बात कर रहे हैं। अच्छा, रोहित शर्मा कप्तान और उप कप्तान हार्दिक पांड्या, इतना तो मुझे लगता है कि किसी ने भी अनुमान लगाया, लेकिन बाकी जो प्लेयर्स का चुनाव किया गया है उसमें किसको ज्यादा मौका दे दिया गया, किस पर ज्यादा भरोसा कर लिया गया जरूरत से ज्यादा, और कौन था जिसे अंडर एस्टिमेट कर दिया गया रिंकू सिंह के साथ साथ? देखिए, अभी आपने शुरू में रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की बात की, कप्तान और उप कप्तान की बात की। कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा, उन्होंने बहुत भारत को बायलैटरल सीरीज जिताई हैं, बस एक आईसीसी ट्रॉफी की दरकार है भारत को। और रही बात हार्दिक पांड्या की, मैं कतई सहमत नहीं हूं कि उनको आप उप कप्तान के तौर पर टीम में शामिल करते, क्योंकि एक उप कप्तान का मतलब और कप्तान का मतलब ये होता है कि वो कम से कम सारे मैच खेले, आपका शरीर इंजरी प्रोन ना हो। लेकिन हार्दिक पांड्या को हमने 2021 में देखा, उन्होंने बॉलिंग ही नहीं की। बॉलिंग की तो बहुत ही छुटपुट तरीके से कुछ एक ओवर किए, क्योंकि उनके लोअर बैक की समस्या आ गई थी उनके साथ। फिर उसके बाद 2023 का जो ओडीआई का वर्ल्ड कप था, उसमें देखें आप, बांग्लादेश के खिलाफ फील्डिंग करते हुए उनको इंजरी की शिकायत हुई और वो पूरे टूर्नामेंट से रुखसत हो गए थे, बाहर हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में जो खिलाड़ी इंजरी प्रोन शरीर हो और तमाम बड़े टूर्नामेंट्स में पूरे मैच ना खेल पाता हो, उसको उप कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपना मेरे ख्याल से न्याय संगत नहीं है। इसमें ऋषभ पंत को अगर उप कप्तानी सौंपी जाती तो मेरे ख्याल से बेहतर रहता, और ये एक आलोचना का एक बड़ा पहलू है। जी, मैं ये पूछने भी वाली थी कि हार्दिक पांड्या को अगर उप कप्तान के तौर पर आप नहीं देख रहे हैं तो फिर वहां किसका नाम है? यहाँ आपने ऋषभ पंत का नाम ले लिया। ऋषभ पंत जिन्होंने, आपने कहा कि उम्मीद से बेहतर उन्होंने रिकवरी दिखाई और फिर उस अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हुए उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर वापसी की, और क्रिकेट फैंस, खासतौर से ऋषभ पंत के जो फैंस थे, उनकी उम्मीदों को उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जाने दिया, बल्कि उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की, उतर भी रहे हैं। अब टीम पर आ जाते हैं। टीम में कौन कौन से वो चेहरे हैं जिन्होंने आपको चौंका दिया, जो आपको लग रहा है कि नहीं होने चाहिए थे यहाँ पर? देखिए, मेरे ख्याल से जो टीम का है कंपोजिशन देखें तो फास्ट बॉलिंग भी एक सवालों के घेरे में है।
आपके पास 3 फास्ट बॉलर आपने चुने हैं। जसप्रीत बुमराह जो पिछली बार नहीं थे पिछले वर्ल्ड कप में, उनका आना टीम में बहुत उपयोगी साबित हो सकता है, एसेट साबित हो सकता है, तुरूप का पत्ता साबित हो सकता है। लेकिन उनके साथ में आपने मोहम्मद सिराज को चुना, ठीक है भाई, आपके पास विकल्पों की कमी है। आपने अर्शदीप को चुना जो पिछली बार भी मौजूद थे, यही एक फास्ट बॉलर था जो पिछली बार भी गेंदबाजी करता हुआ दिखा था। लेकिन इसके बाद जो चौथा तेज गेंदबाज है वो हमारे पास एक ऑलराउंडर है और वो है हार्दिक पांड्या। उनकी किस तरह से धुनाई हो रही है, किस तरह से उनके रनों पर गेंदबाजी पर रन बन रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अगर आप साइमल्टेनियसली जिन टीमों से हमारा मुकाबला होना है इस वर्ल्ड कप में या प्लेऑफ के बाद के मुकाबलों में, उन टीमों का अगर आप आकलन देखेंगे, आज थोड़ी देर पहले ही ऑस्ट्रेलिया की टीम घोषित हुई है जिसमें 4 फास्ट बॉलर हैं और 3 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, जबकि आपके पास 3+1 है। मतलब आपके पास 3 विशुद्ध रूप से तेज गेंदबाज हैं और 1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। इसी तरह से अगर आप न्यूजीलैंड को देखेंगे, उन्होंने भी 4 फास्ट बॉलर और 2 ऑलराउंडर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर रखे हैं। ऐसे ही इंग्लैंड को देखेंगे, उन्होंने भी 4 फास्ट बॉलर रखे हैं और 2 जो हैं उनके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। तो साउथ अफ्रीका को देखें तो उन्होंने भी 4 फास्ट बॉलर रखे हैं और 2 उनके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। लेकिन भारतीय टीम के पास जो है एक मुझे लगता है तेज गेंदबाज कम है, और क्योंकि शमी मौजूद नहीं है। शमी होते तो मैं समझता कि जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में कमाल का प्रदर्शन किया था, 2 मैच कम खेलते हुए भी उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट चटकाए थे। तो मुझे लगता है कि यहाँ शमी नहीं है, इंजर्ड हैं, तो यहाँ किसी दूसरे तेज गेंदबाज को टीम में शामिल करना चाहिए था। चाहे वो खलील होते, खलील को आपने एक्स्ट्राज में रखा है, स्टैंड बाई में रखा है, वो मुख्य टीम में होने चाहिए थे। उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, एक बाएं हाथ का तेज गेंदबाज का विकल्प मुहैया कराते हैं। उसके अलावा जो है मैं समझता हूँ कि अगर 4 फास्ट बॉलर होते तो आपके पास ज़्यादा विकल्प होते और किसी भी खिलाड़ी के इंजर्ड होने की जो संभावना होती है वो तेज गेंदबाज की सबसे अधिक होती है। तो ऐसी स्थिति में आप एक अक्षर पटेल को कम कर सकते थे, क्योंकि जडेजा के वो कवर के तौर पर ही जा रहे हैं, उन्होंने बाहर ही बैठना है। तो कहीं अच्छा होता कि आप तेज गेंदबाज को मुख्य टीम में शामिल करते। लेकिन फिर भी मैं कुल मिलाकर यही कहूंगा कि अब जो भी टीम चुनी गई है, हम एक भारतवासी होने के नाते हमें उसको बैक करना चाहिए, उसको समर्थन करना चाहिए। क्योंकि आपने पूछा है आलोचनाएं, तो आलोचनाएं यही हैं कि फास्ट बॉलिंग जब तमाम टीमें 4 फास्ट बॉलर विशुद्ध रूप से रख रही हैं तो हमें भी रखना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास विकल्प थे। अच्छा, कॉम्पिटिटिव टीम कौन कौन सी है ये मैं आपसे सवाल करती, लेकिन आपने ऑलरेडी बताया कि भाई फला फला टीम में क्या क्या तैयारियां हैं और उनके मुकाबले हम कहाँ टिकते हैं, कहाँ स्टैंड करते हुए नजर आते हैं। अच्छा मनोज जी, चूंकि जब जब टीम का सिलेक्शन होता है किसी भी बड़े मुकाबले के लिए, तो हर बात का ध्यान रखा जाता है, उसे आप बारीक तौर पर समझा पाएंगे कि छोटा पहलू दर्शकों के सामने रख पाएंगे। जितना मैं समझती हूँ भाई, आपके पास अच्छे बैटर होने चाहिए, साथ ही आपके पास अच्छे गेंदबाज होने चाहिए, आपके पास अच्छी फील्डिंग होनी चाहिए, विकेट कीपिंग होनी चाहिए। यहाँ जो टीम का चयन है, उन सभी बातों का अच्छा बैलेंस क्या आपको नजर आता है? देखिए, फिर हम पॉजिटिव्स पर आ गए हैं। अच्छा बैलेंस तो यही है कि हमारी बल्लेबाजी बहुत स्ट्रांग है और अगर सभी खिलाड़ी अपनी क्षमताओं के अनुकूल प्रदर्शन करते हैं तो क्षमताओं की कमी किसी भी खिलाड़ी में नहीं है जो भी चुने गए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि जिनका चयन किया गया उस पर चयन पर कोई सवालिया निशान है। हम सिर्फ ये बात जोड़ रहे हैं कि एक तेज़ गेंदबाज अतिरिक्त होना चाहिए था। रिंकू सिंह जो आखिरी ओवरों के फनकार माने जाते हैं, 236 की स्ट्राइक रेट से पिछले 2 साल से लगातार रन बना रहे हैं, स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं, उनको टीम में ना चयन करके कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। लेकिन रही बात पॉजिटिव की, तो ये पिछले कई वर्षों की पहली ऐसी टीम मैं देख रहा हूं जिसका स्ट्राइक रेट बहुत ऊपर है। रोहित शर्मा जो 120 से 130 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते थे, वो अब 161 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। विराट कोहली की स्ट्राइक रेट पर अक्सर सवालिया निशान लगता था, लेकिन विराट कोहली ने अब 148 से 147 की स्ट्राइक रेट से निरंतर रन बना रहे हैं और कुछ एक मैचों में तो उन्होंने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया है। तो उनका अगर आप पावर प्ले का स्कोर देखेंगे, पावर प्ले में उन्होंने बहुत ही उम्दा 161 के स्ट्राइक रेट से वो खेले हैं। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि यशस्वी या विराट, क्योंकि प्लेइंग 11 में यही 2 विकल्प हैं जो रोहित शर्मा के जोड़ीदार बन सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि यशस्वी जायसवाल पहली गेंद से हिट करते हैं, उनका माइंडसेट जो है बिल्कुल T20 वाला माइंडसेट है, तो मुझे लगता है कि नंबर 3 पर ही विराट कोहली अपनी परंपरागत जगह पर खेलते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, चूंकि आपने रिंकू सिंह का जिक्र किया है और बड़े बेधड़क अंदाज में किया है, अगर आपको लग रहा है कि रिंकू सिंह को टीम में रिजर्व प्लेयर के तौर पर रखकर गलती की गई है, तो सीधा मैं आपसे पूछूंगी अगर वो टीम में इन होते तो आउट कौन होता? बिल्कुल निश्चित तौर पर अक्षर पटेल, क्योंकि अक्षर पटेल की टीम में जगह नहीं बन रही। अगर अक्षर पटेल को आपको रखना है
प्लेइंग 11 में तो रविंद्र जडेजा की टीम में जगह नहीं बनती, क्योंकि ये T20 क्रिकेट है और T20 क्रिकेट में ठीक है जडेजा फील्डिंग बहुत आउटस्टैंडिंग करते हैं और बॉलिंग उनकी बहुत दमदार है, लेकिन बल्लेबाजी में वो जूझ रहे हैं। तो वहाँ टीम को चयन करना है या तो अक्षर पटेल को या जडेजा को। मैं समझता हूँ जडेजा के साथ ही जाएंगे क्योंकि उनके पास बहुत लंबा तजुर्बा है। तो ऐसी स्थिति में अक्षर पटेल की जगह रिंकू सिंह टीम में होते या उनकी जगह पर कोई फास्ट बॉलर को शामिल किया जाता तो भी स्थिति समझ में आती। लेकिन यहाँ पर जितने भी आपने रखे हैं प्लेयर, सभी कवर वाले प्लेयर रखे हैं, क्योंकि आपने जसविंदर चहल का चयन किया, बहुत अच्छा चयन है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कुलदीप यादव और चहल को आप एक साथ खिला पाएंगे? मुझे तो कम से कम नहीं लगता, क्योंकि आपकी टेल बहुत लंबी हो जाएगी। आपको ऑलराउंडर्स चाहिए होंगे तो आप वहाँ पर अक्षर पटेल या जडेजा के साथ ही दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हैं। तो मुझे यही लगता है कि जितने प्लेयर्स रखे गए हैं, कोशिश यही है टीम के चयन में कि कवर हर एक के रखे जाएं। हार्दिक पांड्या नहीं है तो शिवम दुबे हैं, क्योंकि अगर वो फॉर्म में नहीं होते या इंजरी प्रोन उनका शरीर है, वो आउट हो जाते हैं, तो शिवम दुबे उनकी जगह पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हार्दिक पांड्या तो गेंदबाजी भी करते हैं, शिवम दुबे ने लंबे समय से गेंदबाजी नहीं की। पहले उनके कमर में खिंचाव था, फिर चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको गेंदबाजी नहीं दी। तो मुझे लगता है कि अब वर्ल्ड कप से पहले अब उनको नेट्स पर रेगुलर जो है बॉलिंग उनसे करानी चाहिए, ताकि वो हार्दिक पांड्या का एक मजबूत विकल्प बनकर उभर कर सामने आए। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया टीम के चयन को लेकर अब क्या सोच है और अब क्रिकेट फैंस किस तरीके की उम्मीद लगाए बैठे थे। हालांकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही पहलू हैं। हम यही उम्मीद करते हैं टीम इंडिया बेहतर परफॉर्म करे और बेहतर परफॉर्म के बाद टीम इंडिया के जो फैंस हैं उन्हें खुश होने का मौका एक के बाद एक देती रहे। बहुत शुक्रिया मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़ने